हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम पिछले लेक्चर के आगे वाली क्लास कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम पढ़े थे आत्मिक पाचन। अर्थात यह छोटी आंतों से होती है, फिर बड़ी आंतों से होती है। लेकिन ये मुख्यतः अगर हम देखें तो जो भले ही बोला जा रहा है कि आत्म पाचन हो, लेकिन इसका मुख्यतः जो इन तीनों रस का स्राव था, अग्न्याशय रस का स्राव या फिर पित्त रस का स्राव या फिर छोटी आंत से निकलने वाला रस, ये सब मुख्यतः पाचन तो ग्रहणी में हो रहा है। कहाँ पर? हमारी ग्रहणी में। जो हमको बताया था कुछ इस प्रकार का ना, ये जो नलियां आई थी इसमें कुछ इस प्रकार यहाँ पर जो ओपन हो रही थी, यहाँ पर जो ओपन हो रही थी ग्रहणी में, ये तो मुख्यतः कहाँ पर पाचन हो रहा है? हमारी ग्रहणी में। आंत में तो होता है पाचन, ये बात तो है, लेकिन उसमें बहुत ही कम पाचन होता है। मुख्यतः पाचन जो होता है ये हमारी ग्रहणी में होता है। तो हम इनको इसमें कुछ ज्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, इसमें बस आपको समझने योग्य है। तो इसमें देखो प्रोटीन, पेप्टोन, प्रोटीएज, अर्थात जो प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम था, सर्वप्रथम हम देखे थे प्रोटीन का पाचन कहाँ हुआ था? हमारे अमाशय में। अमाशय में किसके द्वारा? पेप्सिन के द्वारा। पेप्सिन निकला था किससे? वे पेप्सिनोजन जो इसमें एंजाइम था अमाशय से निकलने वाला, वे HCl के संपर्क में आने के पश्चात सक्रिय पेप्सिन में बदल गया था, और वो पेप्सिन हमारी प्रोटीन का अपघटन किया था या फिर प्रोटीन का पाचन किया था थोड़ा। तो वो किस रूप में परिवर्तन किया था? वो हमारे परिवर्तन किया था पेप्टोन में और प्रोटीएज में ना। लेकिन अब चूंकि पूर्ण रूप से तो पाचन हुआ नहीं है, तो उसका पाचन करने के लिए वो आगे बढ़ती है, जाती कहाँ पर है? हमारी ग्रहणी में। अब ग्रहणी में जब भोजन जाता है ना, तो ये क्या होता है? यहाँ पर ट्रिप्सिन होती है, ट्रिप्सिनोजन पहले था, ये भी बाद में सक्रिय हुई थी। किसके द्वारा? एंटेरोकाइनेज के द्वारा ये भी सक्रिय हुई थी, ट्रिप्सिन बदली थी। तो ये ट्रिप्सिन, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन कार्बोक्सी पेप्टिडेज की सहायता से ये जो प्रोटीन थे या फिर प्रोटीन के कुछ पार्ट, पेप्टोन या फिर पेप्टाइड्स जो थे, वे चेंज किस में हुए? हमारे डाइपेप्टाइड में। ये इनसे छोटा रूप है डाइपेप्टाइड। अभी ये अवशोषण योग्य नहीं बना है, अभी ये और पाचन होगा, उसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद क्या होता है? इसके अलावा हम देखते हैं जो काइम के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, काइम अर्थात अमाशय में जो उसकी गतिविधियों द्वारा उसके मतलब एक प्रकार समझ ले पेरिस्टालसिस के फलस्वरूप उनके जो भोजन मिक्स हुए थे, जो कि एक गुत्थे के रूप में बने, जिसे हम काइम बोले थे। वो क्योंकि वो काइम ही था जो कि हमारे अन्य पाथ के थ्रू आगे बढ़ता है। तो काइम में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो कि काइम में उपस्थित था, अब उसका पाचन देखते हैं किस प्रकार हो रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन हो रहा था वो भी मुख्यतः अग्न्याशयी रस से ही पाचन हो रहा था। किसके द्वारा? अग्न्याशयी रस जो कि था एमाइलेज। एमाइलेज एक प्रकार से एंजाइम होता है जो कि अग्न्याशयी एंजाइम होता है, उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, अर्थात पॉलीसेकेराइड जो कि कार्बोहाइड्रेट होता है, अर्थात स्टार्च जिसे बोल सकते हैं, या फिर मंड, इसका पाचन होता है एमाइलेज के द्वारा, जो कि डाइसेकेराइड में परिवर्तित होता है। उसी प्रकार हम देखते हैं वसा का पाचन। वसा जो कि मुख्यतः पित्त की सहायता से ये अपघटित हुए। अब पित्त में जो कि लाइपेज को सक्रिय किया था, पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं होता, ये तो आप समझते हैं। लेकिन ये जो लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है, लाइपेज एक प्रकार से एंजाइम है। ये स्रावित कहाँ से हुआ था? ये स्रावित हुआ था हमारे अमाशय से, ये पित्त से स्रावित नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। लाइपेज एक प्रकार का एंजाइम है जो कि जठर रस से, अमाशय के थ्रू जठर रस से ये स्रावित हुआ था। लाइपेज को पित्त रस ने सक्रिय किया था। क्यों? क्योंकि लाइपेज जो होता है वसा के अपघटन के लिए उपयोगी होता है, तो पित्त रस ने इसको केवल सक्रिय किया था। ओके, तो पित्त रस की सहायता से अपघटित हुआ कौन? वसा लाइपेज जो कि सक्रिय हो गया था, तो वसों को अपघटित किया डाइग्लिसराइड में, और डाइग्लिसराइड में चेंज हो किसमें? हमारे मोनोग्लिसराइड में। ओके,
उसके अलावा ये हम देखते हैं न्यूक्लिक अम्ल का पाचन किस प्रकार हो रहा है। न्यूक्लिक अम्ल का पाचन हो रहा है मुख्यतः न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से। वो किसमें चेंज कर रहा है न्यूक्लिक अम्ल को, न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोटाइड किसमें चेंज हो रहा है न्यूक्लियोसाइड में। ये सब आपको याद करने योग्य है। ओके, तो उसी प्रकार अब इन सभी का अपघटन हुआ। अपघटन के पश्चात ये सभी जो आहार नाल के आपको 4 लेयर बताए थे, सबसे आंतरिक जो लेयर थी म्यूकोसा, म्यूकोसा के अंदर कुछ उंगली नुमा प्रवर्ध निकली थी। किस प्रकार आपको बताया था, ये कुछ इस प्रकार की प्रवर्ध थी। तो अब ये भोजन चूंकि इसी पात्र से होकर जा रहा है ना, तो अब जब इनका पाचन हुआ अर्थात अब अवशोषण योग्य उन्हें सरल पदार्थ प्राप्त करना है। प्रोटीन को तो सीधा प्रोटीन के रूप में अवशोषित कर नहीं पाएंगे, प्रोटीन को उसे एकदम छोटे टुकड़ों में ले जाया जाएगा, या फिर जो हमारी शर्करा होती है उसको तोड़ा जाएगा ग्लूकोज फ्रक्टोज में, जो कि अवशोषण योग्य सरल पदार्थ है। तो उन रूप में पहुंचाने के लिए हम इन सभी को तोड़ रहे हैं अर्थात इनका पाचन कर रहे हैं। तो अब ये जो डाइपेप्टाइड है अब ये टूटेंगे किसमें एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल ये ग्लूकोज आज जो होते हैं वे ये इनकी जो म्यूकस उंगली नुमा प्रवर्ध निकल रही है, इसी के द्वारा ये सब अवशोषित किए जाते हैं। कौन, ये ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ये सब इसी के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो अवशोषण को किसी सरल रूप में परिवर्तित किया गया, किसकी सहायता से, कुछ एंजाइमों की सहायता से। डाइपेप्टाइड जो है वो डाइपेप्टाइडेज की सहायता से एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो गए, और माल्टेज जो होता है माल्टेज ग्लूकोज माल्टेज एंजाइम की सहायता से वो परिवर्तित हुआ ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। उसी प्रकार लैक्टोज जो होता है लैक्टेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में परिवर्तित हो गया, और सुक्रोज जो कि सुक्रेज एंजाइम की सहायता से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में परिवर्तित हो गया। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट होती है, ये आप केमिस्ट्री में भी पा जाएंगे कि सुक्रोज का पाचन जो होता है सुक्रेज एंजाइम की सहायता से किस में टूटते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला भी सेम होता है। ओके, इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड जब टूटता है वे न्यूक्लियोटाइडेज की सहायता से न्यूक्लियोसाइड में चेंज होता है, और फिर न्यूक्लियोसाइड जो होता है न्यूक्लियोसाइडेज की सहायता से किसमें चेंज होता है शर्करा पर प्लस क्षारक के रूप में, जो कि हमारी अवशोषण योग्य सरल पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं डायोमोनोग्लिसराइड। डायोमोनोग्लिसराइड जो कि वसा के एक अपघटित किए हुए पदार्थ होते हैं, ये और ज्यादा अपघटित होते हैं किसकी सहायता से, लाइपेज एंजाइम की सहायता से। लाइपेज एंजाइम की सहायता से ये सीधा परिवर्तित हो जाते हैं हमारे वसी अम्ल प्लस ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ओके, तो ये सब जो सारी प्रक्रिया होती है ग्रहणी में पाचन, पिछले लेक्चर में हम हेडिंग आ रहे थे आंत में पाचन, वो भी सही था क्योंकि ये आंत में आगे चल के अभी कुछ पाचन अभी आंत में भी होना था, तो उसके बारे में हमने अच्छे तरह से जान लिया कि ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, ये बात ध्यान रखना कि ये सब प्रक्रिया होती है ग्रहणी में हो रही है मुख्यतः। ये कुछ नाम मात्र के लिए आंत में भी होती है। ओके, तो अब हम थोड़ा सा और देखते हैं कि छोटी आंत में पाचन क्या हो रहा है, फिर बड़ी आंत में क्या पाचन हो रहा है। ओके, तो देखते हैं उसको हम। देखो, ये जो छोटी आंत होती है वे ग्रहणी में इन सब का पाचन होता है, तो वे जाती हैं कहाँ पर, छोटी आंत में। छोटी आंत में इन सभी का स्थानांतरण हुआ। अब छोटी आंत में जो होता है सरल पदार्थों का, जैसे कि ये जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, इन सभी सरल पदार्थों का अवशोषण हो जाता है किसमें, हमारे छोटी आंत में। इसके अलावा ये जो सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुद्रांग भागों में पहुंच जाती हैं, जिनका कुछ अवशोषण हो जाता है। इसके अलावा जो कुछ अपचित भोज्य पदार्थ होते हैं, इसका कुछ अनावेशित मतलब कुछ अनावशोषित अर्थात कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं भोजन के जिसको अवशोषण योग्य नहीं बनाया जा सका था, तो उनको भी कहां पर ट्रांसफर कर दिया गया, बड़ी आंत में। ओके, तो क्या बोला गया कि उसके पश्चात अपचित एवं अनावशोषित अर्थात शोषण योग्य, उनका एब्जॉर्प्शन करने योग्य जो पदार्थ नहीं था उनको ट्रांसफर कर दिया गया हमारी बड़ी आंत में। बड़ी आंत का मुख्यतः ज्यादा पाचन में तो इसका भाग नहीं होता, बस इसका ये इतना कार्य होता है
ये क्या करता है, भोजन में उपस्थित अभी तक जो कुछ जल की मात्रा ज़्यादा थी उसका इन्होंने एब्जॉर्प्शन कर लिया, एवं उसमें कुछ औषधि पाई गई हम जो कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक होती हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है किसके थ्रू, हमारी बड़ी आंत के थ्रू। इसके अलावा कुछ में यदि खनिज तत्व पाए जाते हैं तो उसको भी ये अवशोषण कर लेते हैं, कौन, बड़ी आंत। इसके अलावा इसका एक मेन कार्य होता है कि जो कि भोजन के पाचन के लास्ट स्टेप है, तो अब इसमें भोजन के पाचन के फलस्वरूप कुछ अवशिष्ट वेस्ट पदार्थ में होंगे, तो अब उनको चिकनाहट प्रदान करने के लिए क्या कार्य करता है, श्लेष्म होता है। श्लेष्म जो कि बड़ी आंत से निकलता है और ये उनके अवशिष्ट पदार्थों को या फिर जो अनावशोषित पदार्थ हैं उनको, वेस्ट पदार्थ को चिकनाहट प्रदान कर देती है, जिसके द्वारा ये रेक्टम के थ्रू, गुदा नाल के द्वारा वे बाहर निष्कासित कर दी जाती है। बस इतना काम होता है। तो ये सब अभी तक हमने जितना भी देखा माउथ कैविटी के द्वारा एनस तक, ये सारी प्रक्रिया जो पाचन की हो रही है, ये सब एक प्रकार से हार्मोनल प्रक्रिया के द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। ओके, ये सब कि कहाँ पर किस तत्व का स्राव होना, किस पदार्थ का स्राव हो रहा है, वे एक प्रकार से हार्मोन के ऊपर डिपेंड रहता था, कहाँ पर किसका कितना ज़्यादा स्राव करना है या फिर कितने स्राव के पश्चात उसे रोक देना, ये सब एक प्रकार से हार्मोन के ऊपर डिपेंड करते हैं हमारे बॉडी के अंतर्गत। ओके, तो इतना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अब जो इनसे पदार्थ निकले हैं तो इनमें जैसे आप इन्हीं का देख लो, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, शर्करा या फिर प्रोटीन आदि का जो अवशोषण योग्य मैटर होता है, पदार्थ होता है, उनका हमारे शरीर में किन किन भागों में अवशोषण हो रहा है, किन किन पदार्थों का, उसको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू। इतना अच्छे से आप रीडिंग करिए।